नमस्ते। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हिंदी में विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे और विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो यदि इन चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य क्या होंगे, एक दूसरे में उलझ जाएंगे। और पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए भी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मान लीजिए कोई भी लेखक यदि लगातार लिखते जाए ना कहीं विराम ले तो क्या होगा, वाक्य एक दूसरे में उलझ जाएगा। और यदि आप ही हैं तो अगर कोई लगातार किसी काम को करते रहें तो क्या होगा, आप थक जाएंगे और आपको विराम की आवश्यकता होगी। तो ये जो अब थकने के बाद आप जो विराम करेंगे, आराम करेंगे, तो आराम का ही दूसरा नाम विराम है। तो ये विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो हिंदी में वैसे तो 20 विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन आज हम 15 चिन्ह के बारे में ही चर्चा करेंगे कि ये जो 15 चिन्ह हैं इनका बहुत अधिक हिंदी में महत्व है, तो इन्हें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम को हम कैसे लिखते हैं, ये खड़ी पाई और इसको हमेशा वाक्य की समाप्ति के बाद लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा है अल्प विराम। तो अल्प विराम को हम कॉमा भी बोलते हैं और इसका हमेशा प्रयोग होता है दो या दो से अधिक शब्द के बीच में, जिसकी व्याख्या मैं नीचे करूँगी। और सबका उदाहरण, ये जो भी 15 चिन्ह हैं इनका उदाहरण दिया हुआ है। यदि आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हम इस तरह से लिखते हैं। और चौथा है योजक चिन्ह को हम हाइफन बोलते हैं। इसका प्रयोग हमेशा दो शब्दों के बीच में होता है, दो विलोम शब्द के बीच में, समान अर्थ वाले शब्द के बीच में। तो इसका जो उदाहरण है नीचे में हम देखेंगे तो समझ आएंगे। उसके बाद देखिए ये है उदाहरण चिन्ह। तो उदाहरण चिन्ह जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, तो ये हिंदी में दो तरह से होते हैं। पहला जो है एकल उदाहरण चिन्ह, इसका प्रयोग होता है किसी भी खास व्यक्ति या पुस्तक, उस पर जोर दिया जाए, बल प्रदान किया जाए, उस पर ये एकल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए महाभारत हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो महाभारत एक पुस्तक का नाम है, तो वहाँ हम एकल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से देखिए दोहरा उदाहरण चिन्ह है। तो ये दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे हम किसी बात को ज्यों के त्यों कहते हैं। इसका उदाहरण हम नीचे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको हम आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। और इसका ये जो चिन्ह है इस तरह से इसको प्रयोग करते हैं और इसको लिखते हैं आश्चर्य चिन्ह को। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जा रही है। हाँ, ये हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसको हम आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं और इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे आश्चर्य प्रकट हो, शोक दुख पीड़ा ये सब प्रकट हो। और वहाँ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जैसे वाह ओ शाबाश, इस तरह के शब्द होते हैं, तो इन्हें आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। उसके बाद देखिए है निर्देशन चिन्ह। तो निर्देशन चिन्ह को हम डैश बोलते हैं। ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये किसी बात को निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग वहाँ पे होता है। उसके बाद देखिए अर्ध विराम है। तो ये अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग दो वाक्य के बीच में होता है। जैसे अल्प विराम कॉमा जो है उसका प्रयोग होता है हमेशा दो या दो से अधिक शब्द के बीच में, लेकिन इसका प्रयोग होता है वाक्य के बीच में। इसका उदाहरण हम नीचे में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए है अपूर्ण विराम चिन्ह। तो अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी भी बात को माने अपूर्ण हो, वह लिखा नहीं गया हो, अपूर्ण हो, वहाँ पे होता है अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। इस तरह से इसका प्रयोग वहाँ होता है। इसके बाद देखिए है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह तीन तरह के होते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक। लेकिन हिंदी में छोटा कोष्टक का ही प्रयोग होता है, इसी का अधिक प्रयोग होता है। और इसका वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर किसी शब्द के बारे में विशेष जानकारी दिया जाए। जैसे दशहरे में दशानन को जलाया जाता है, तो दशानन के ठीक हम बगल में मध्य में उसके बगल में ही रावण लिख देंगे कोष्ठ में, तो इस तरह से वहाँ प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है
जब किसी चीज़ का हम विवरण देते हैं कि बताते हैं, विवरण देते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, वहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नियमों का पालन करें तो ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग वहाँ हम करते हैं जहाँ पे किसी भी वाक्य के अंश को दोबारा हम लिखने से बचते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को लिखना हो, जैसे 100 रुपया, 20 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, तो रुपया रुपया ना लिख करके हम पुनरुक्ति चिन्ह लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये है लाघव चिन्ह। तो ये जीरो की तरह है लेकिन जीरो की तरह होता नहीं है, ये चिन्ह है। हिंदी में इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। इसका प्रयोग होता है वहाँ पे जब किसी भी शब्द को हम संक्षेप में लिखते हैं, वहाँ पे लाघव चिन्ह। जैसे डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर हम ना लिख करके और डा लिख करके लाघव चिन्ह दे देते हैं। इसको हम कहते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह। ये जब शब्द में, वाक्य में कोई भी शब्द लिखने में छूट जाए या अक्षर छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है, त्रुटि बोधक चिन्ह का। उसके बाद देखिए है तुलनात्मक चिन्ह। इसे बराबर, जिसे हम बराबरी तुलना करना हो, किसी से तुलना करना हो, बराबरी करना हो, तो बराबरी दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग हिंदी में करते हैं। तो आइए हम इनका उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इन चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले है पूर्ण विराम चिन्ह। तो इसका हमेशा प्रयोग होता है वाक्य की समाप्ति के बाद। जैसे यह विद्यालय है तो यह विद्यालय है तो पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से लड़का बाजार जाता है तो जाता है के बाद पूर्ण विराम। मेरा विद्यालय बंद है, तो जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ पे खड़ी पाई या पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। उसी तरह से देखिए अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द हो, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आए हैं। तो और लगने के बाद लोप हो जाता है अल्प विराम चिन्ह। लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्द हो तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए है बगीचे में लाल, बगीचे में लाल, गुलाबी, पीले और नीले फूल खिले हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं बोलते समय भी कि लाल, गुलाबी, पीले और नीले फूल खिले हुए हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द के बीच में इसका प्रयोग होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है देखिए योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा विलोम शब्द के बीच में होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन और समान अर्थ वाले शब्द के बीच में भी होता है। जैसे जीव जंतु, हाट बाजार। हाट बाजार समान अर्थ वाले शब्द हैं, दोनों का अर्थ समान है, मान मर्यादा, रुपया पैसा। तो इसको हमेशा याद रखना है कि दो विलोम शब्द के बीच में योजक चिन्ह हाइफन का ये प्रयोग होता है और समान अर्थ वाले शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो सबको पता है कहाँ लगता है, क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, क्या आप गया से आ रहे हैं, आपके पिता क्या काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क। हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं उदाहरण चिन्ह। तो ये दो तरह के होते हैं, एकल उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह। तो एकल उदाहरण चिन्ह का उदाहरण हम देखते हैं जब किसी खास शब्द हो, पुस्तक हो, किसी भी लेखक का उपनाम हो, किसी भी प्रसिद्ध जगह का नाम हो, उसको बोलते समय उस पर बल प्रदान किया जाए। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो गोदान क्या है, एक उपन्यास का नाम है, तो इसको हम एकल उदाहरण चिन्ह से घेर देंगे। उसके बाद महाभारत हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है, तो महाभारत को हम एकल उदाहरण चिन्ह से यहाँ पे घेरे हुए हैं। उसी तरह से कोई शीर्षक का नाम हो तो बारहमासा पाठ का सारांश आप अपने शब्दों में लिखें। तो बारहमासा पे हम बल दे रहे हैं बोलते समय, तो इसको एकल उदाहरण चिन्ह लगा रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह। तो दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हम अपनी बात को ज्यों के त्यों लिखते हैं या किसी के द्वारा भी बोली गई बात को जैसे हम लिख रहे हैं वाक्य में ज्यों के त्यों या दोहरा रहे हैं, तो वहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसको लिखते हैं। जैसे कि राम ने कहा कि मेरे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, तो राम ने कह रहा है, राम बता रहे हैं। माता जी ने पूछा बहु भोजन बना है, तो माता जी पूछ रही हैं। तो किसी भी बात को जब हम ज्यों के त्यों बोलते हैं या कहते हैं, वहाँ पे दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद हम आते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ आश्चर्य प्रकट हो, खुशी प्रकट हो, दुख प्रकट हो, वहाँ पे वाह, ओह, शाबाश, हे भगवान, हे प्रभु,
ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे वाह मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, तो यहाँ खुशी प्रकट किया जा रहा है। हे भगवान, ये कैसी महामारी आई है, तो हे भगवान ये इच्छा प्रकट किया जा रहा है, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद है निर्देशन चिन्ह। तो निर्देशन चिन्ह का प्रयोग हमेशा किसी बात को निर्देश देने के लिए होता है और इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे डैश बोलते हैं। योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा रहता है, रेखा चिन्ह भी कहते हैं। जैसे निर्देश दिया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। जैसे मान लीजिए आप अपना उद्देश्य लिख रहे हैं कि मेरा उद्देश्य ये है, तो आप डैश लिख करके अपना उद्देश्य के बारे में नीचे लिखना शुरू करते हैं। किसी शीर्षक का आप निष्कर्ष लिखते हैं तो डैश लिख करके आप निर्देशन चिन्ह लिख करके और उसका निष्कर्ष आप लिखते हैं। इस तरह से देखिए अब है अर्धविराम चिन्ह। तो इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है, वाक्य के बीच में। अल्प विराम का होता है दो या दो से अधिक शब्द के बीच में, लेकिन अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है हमेशा दो वाक्य के बीच में। दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। जैसे देखिए, राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत अच्छी नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा इसका उदाहरण कि जिसे मैंने अपना समझा वही आज पराया है। तो ये दो वाक्य के बीच में यहाँ पे आपको ये अल्प विराम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग है। तो इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि वाक्य के बीच में होता है और दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह। तो अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो हम अलग दर्शा रहे हैं कि विज्ञान दोनों में से क्या है, वरदान है या अभिशाप है। इसी तरह से मान लीजिए ये उदाहरण है, तो यहाँ पे एक ही उदाहरण दिया हुआ है कि राम घर जाता है, तो यहाँ पे अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जब किसी भी शब्द के बारे में हम विशेष जानकारी, अधिक जानकारी बताते हैं। जैसे मान लीजिए दशहरे के अवसर पर दशानन रावण को जलाया जाता है, तो यहाँ पे दशानन तो लिखा हुआ है लेकिन कोष्ठ में रावण लिखा है। तो ये जो कोष्ठ में रावण लिखा है तो इसकी हम विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसकी अधिक जानकारी दे रहे हैं, तो इसको बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी भी वाक्य में किसी शब्द की विशेष जानकारी देने के लिए। मान लीजिए कोयल की आवाज़ मधुर मीठी होती है, तो मधुर तो है लेकिन हम विशेष जानकारी दे रहे हैं कि मीठी होती है, तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है देखिए विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी चीज़ का विवरण दिया जाए कि कृपया नियमों का पालन करें, और ये विवरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जहाँ पे इनका प्रयोग होता है, तो इस तरह के वाक्यों में होता है। उसके बाद देखिए पुनरुक्ति चिन्ह। तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने के परिश्रम से बचना चाहते हैं, दोबारा लिखना नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि जीरा 100 ग्राम, वहाँ हल्दी कुछ नहीं लिखा है, ग्राम ग्राम लिखना है तो हम नहीं लिखेंगे। उसी तरह से रुपया रुपया मान 500 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया कुछ लिखना है तो हम रुपया रुपया ना लिख करके ये पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे हम किसी भी शब्द को लिखने से बचना चाहते हैं, इसलिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए है लाघव चिन्ह। तो ये जो लाघव चिन्ह है इसका प्रयोग हमेशा वहाँ होता है जब किसी भी शब्द को हम संक्षेप में लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है तो हम डॉक्टर ना लिख करके इस तरह से संक्षेप में लिख दिए। उसी तरह से प्रोफेसर है तो प्रोफेसर ना लिख करके हम प्रो लिख करके लाघव चिन्ह दे दिए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश ना लिख करके उ और प्र लिख करके लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिए। तो इनका प्रयोग वहाँ होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं त्रुटि बोधक चिन्ह। तो त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे कोई भी अक्षर या शब्द वाक्य में लिखने से छूट जाए। तो जब छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह लिख करके और वही शब्द ऊपर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राम आम खाता है, तो आम छूट गया है तो ऊपर में हम लिख दिए। उसी तरह से है वह उठ गया, तो त्रुटि बोधक चिन्ह बीच में लिख करके प्रातःकाल लिख दिए। तो इसका प्रयोग हमेशा वहाँ होता है वाक्य में जब कोई अक्षर या शब्द छूट जाए लिखने से। उसके बाद देखिए है तुलनात्मक चिन्ह। तुलनात्मक मतलब बराबरी को दर्शाना, किसी की बराबरी को दर्शाना। जैसे मान लीजिए अशिक्षित है तो अशिक्षित बराबर अनपढ़ होता है। कोई भी गणित के शब्द हो, गणित के अंक हो, उसको भी दर्शाने के लिए हम लिखते हैं 4 और 4 बराबर 8।
तो जहाँ पे बराबरी किया जाए उन्हें तुलनात्मक चिन्ह कहते हैं। तो ये रहे 15 चिन्ह और इन 15 चिन्हों को आप देख लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।